सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत। जी स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। रुक करें खबरों का तो सबसे पहले बात ईरान, इजराइल, अमेरिकी जंग के बारे में करते हैं। अभी इसमें सीधे तौर पर भारत का भी एक जो भारत की तरफ आ रहा एक जहाज है वो इस सारी घटना में हमला हुआ है, उस पर ये खबर क्या है कि अभी क्या ये धीरे धीरे जिस सेक की बात की जा रही थी कि धीरे धीरे सबको लगेगा, जो बोलेगा या नहीं बोलेगा सब पे एक ना एक दिन ये बात आएगी, अब वो आ गई है। देखिए, भारत आ रहा था, एक कार्गो जहाज भारत आ रहा था, थाईलैंड का कार्गो जहाज था और हॉर्मुज स्ट्रेट में हमला हुआ है। ओमान के पास चल रहे इस जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। थाईलैंड के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनका कहना है कि जहाज पर तकरीबन 23 में से जो 20 क्रू सदस्य हैं वो सुरक्षित, उन्हें बचा लिया गया है। हालांकि तीन अ, तीन जो क्रू मेंबर्स हैं उन वो लापता हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। अभी ये बताया जा रहा है कि जो ओमान के पास जो ओमान की नेवी थी उसने ये रेस्क्यू किया और 20 लोगों को बचाया है। ये भारत आ रहा था और इसमें इस जंग में देखिए 1700 के आसपास जो मौतें हैं वो तो ईरान की हुई हैं, लेकिन अब जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट जो जिसके ऊपर ईरान सीधा एक हिसाब से ये हमला ही कहेंगे, हमला कर रहा है, तो उससे अब कहीं ना कहीं 3 तो डेथ टोल ये भी हैं और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर पड़ेगा। और खासकर ऐसे मुल्क जो अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक अपन कहें कि रिश्ते बनाए जिन्होंने बना रखे हैं, उनके ऊपर खासकर अब ईरान दबाव डालने की तैयारी कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान सिर्फ उन्हीं मुल्कों के जहाजों को गुजरने देगा, उन्हीं मुल्कों के सामान को जाने देगा जो डिप्लोमेटिक तौर पर अमेरिका का विरोध करेंगे। जी, और अगर इससे आगे बढ़े तो बात अभी भारत की करते हैं। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो आया था वो खारिज हो गया है। हाँ बिल्कुल, आज जो अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ लाया गया था विपक्ष द्वारा वो खारिज हो गया है। ध्वनि मत से ये प्रस्ताव खारिज किया गया। इसमें जो राहुल गांधी हैं और जो कांग्रेस है उसने जमकर ओम बिरला के ऊपर हमला बोला। इसमें यही कहा गया कि कांग्रेस सांसदों को, जो अमित शाह थे उन्होंने भी 56 मिनट के आसपास भाषण दिया, उसमें उनका ये कहना था कि कांग्रेस के सांसदों को भाजपा से 2 गुना से ज्यादा समय दिया जाता है बोलने के लिए, और विपक्ष के नेता बाहर जाकर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। और ऐसा भी वो तब बोलते हैं जब जर्मनी या इंग्लैंड में घूमने जाते हैं। तो अमित शाह बेसिकली कहीं ना कहीं राहुल गांधी को के ऊपर उन्होंने निशाना साधा और ये बताने की कोशिश की कि विदेशों में जब राहुल गांधी होते हैं तो भारत की पार्लियामेंट की छवि खराब करते हैं, भारत की छवि खराब करते हैं। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि एक तो वो बोलना नहीं चाहते, जब बोलते हैं तो नियम के अनुसार नहीं बोलना चाहते। जो पार्लियामेंट है वो नियम से चलेगा, स्पीकर को नियमों के उल्लंघन पर रोकने और टोकने का अधिकार है। ये सदन मेला नहीं है जो नियम से नहीं चलेंगे उसका माइक बंद ही होगा। तो अमित शाह एक थोड़ा धमकी भरे मूड में भी थे, राहुल गांधी के प्रति उन्होंने धमकी भी दी और मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि जो आंख मारते हैं, फ्लाइंग किस देते हैं, मुझे तो शर्म भी आती है। ये स्पीकर के आचरण पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन अपने आचरण पर भी तो सवाल करिए। शाह के जवाब के दौरान विपक्ष जब शाह ये पूरा स्पीच दे रहे थे उस दौरान जो अपोजिशन पार्टियों के लोग थे वो लगातार हंगामा कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। तो काफी हंगामे भरा आज का सत्र रहा है।
और यही एक बात है कि ट्रेड डील का मामला हो, ट्रेड डील को लेकर अमित शाह ने अपनी बात रखी, या इस समिट को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर उन्होंने निशाना साधा। नवरणे की किताब को लेकर भी आज काफी विवाद हुआ है। बाकी जो ओम बिड़ला है वो इस प्रस्ताव के निपटारे तक सदन नहीं आए थे, और अब आगे वो सदन को, पार्लियामेंट को चेयर करेंगे दोबारा। जी। और इससे आगे बढ़े तो अभी भारत को जब रूस से कुछ समय के लिए तेल खरीदने की मंजूरी मिल गई है, तो खबर आ रही है कि 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल भारत खरीदेगा रूस से। इसी के बीच में ये भी खबर थी कि शायद रूस अब बोल रहा है कि तेल महंगा देंगे वो। देखिए, रूस से 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदने का जो मामला है वो कई जगह से कन्फर्म हुआ। उसमें रिलायंस आईओसी ने बुकिंग की है, उससे पता चल रहा है, और भी कई ऐसी दावे हैं जिनसे पता चल रहा है। इवन बात करें तो ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट की है उसमें आईओसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज उनके जो तेल एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में भी जिक्र किया है। अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूसी तेल के शिपमेंट खरीदने के लिए भारत को 30 दिन यानी 3 अप्रैल तक की छूट देने का दावा किया था। हालांकि जो भारतीय अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम तेल खरीदने के लिए भारत किसी दूसरे देश के ऊपर किसी दूसरे देश की इजाजत पर निर्भर नहीं है। अब खैर किरकिरी तो काफी हुई है, इंडिया की सॉवरेनिटी को लेकर ही काफी किरकिरी हुई है कि भाई इंडिया सोवरेन कंट्री है या नहीं है, या फिर अमेरिका थोड़ी ना बताएगा कि हमें तेल कहाँ से खरीदना है। देखिए, अ, अ, बहुत ऐसे शिपिंग डेटा से पता चल रहा है कि जो रूसी जहाज हैं मायरो और सारा, ये कई ऐसे हैं जो बड़े बड़े तेल टैंकर हैं, और ये सिंगापुर जा रहे थे। जैसे ही ये डील की बात आई है, उन्होंने इंडिया की तरफ अपने जो ये शिप थे इनका मुंह मोड़ दिया है, और इन जहाजों की जो डेस्टिनेशन है वो बदल दी गई है। तो ये रशियन ऑयल है, ये कहीं ना कहीं भारत आ रहा है। देखिए, ईरान धमकी भी दे रहा है। ईरान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहा, उनके ऊपर ऐसे ही हमला होता रहा अमेरिकी इजरायली, तो तेल $200 तक भी पहुंच सकता है प्रति बैरल। उसका कारण आप समझ ही गए होंगे, होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर हमला वो लोग कर रहे हैं लगातार, तो उसका नुकसान तो होगा ही। देखिए, रशियन ऑयल है, उसका सबसे बड़ा खरीदार तो चीन है, दूसरे पे तुर्की है, और तीसरे पे इंडिया है। तो और ये भी एक इंडिया के मामले में या फिर वेस्ट एशिया साउथ एशिया के मामले में भी एक सच्चाई ये है कि जरूरत का 70% कच्चा तेल जो है, सॉरी 50% जो कच्चा तेल है वो इसी होर्मुज स्ट्रेट से आता है। लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि 20% जो तेल सप्लाई है वो अब शिफ्ट कर दी जाए, और जरूरत का जो 70% तेल है वो दूसरे रास्तों से आए। तो ये एक कोशिश हो रही है। कच्चे तेल के आयात में, इंपोर्ट में तकरीबन 10% की बढ़ोतरी आप देख ही चुके हैं। कीमतों में भी बढ़ोतरी आप देख ही रहे हैं। तो मतलब जो उसको तेल को लेके आने का खर्च है और तेल का खर्च है, इन दोनों में ही बढ़ोतरी हो रही है। तो नो डाउट वो आम लोगों की पॉकेट के ऊपर उसका असर तो पड़ेगा ही। जी। और इससे आगे बढ़ें तो विज्ञानियों का एक दावा आ रहा है कि भारत सरकार जो कूनो पार्क में, नेशनल पार्क जो है उसमें अफ्रीका से चीते लाई थी, उनके काफी चीते उनमें से मर गए थे, और उस आयात को बंद करने की बात बोल रहे हैं। विज्ञानी बोल रहे हैं कि ये जगह बहुत कम है। देखिए, कूनो जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में पड़ता है, और कोई बहुत बड़ा नेशनल पार्क नहीं है, ये भी हमें देखना होगा। वैज्ञानिकों ने जो पहली बात कही है, वो पहली बात तो यही कही है कि ज्योग्राफिकली उस नेशनल पार्क में इतनी जगह नहीं है कि वो इतने ज्यादा जो चीते हैं उनको उनको उनके लिए शिकारगाह या पर्याप्त जो आवास है वो उपलब्ध करवा सके। 3-3.5 किलोमीटर के आसपास का तो कूनो नेशनल पार्क सारा ही है। तो जी। वो काफी और अभी भी जो 9 जंगली अफ्रीकी चीते लेकर आए गए थे, वो भी क्वारंटीन बाड़ों में रखा गया है। मतलब ऐसे उनको फ्री रेंज नहीं प्रोवाइड की गई है।
नए जो चीते आए हैं उनके बाद तकरीबन 53 चीते हो गए हैं, और जिसमें 33 जो शावक हैं वो भारत में ही पैदा हुए हैं, जबकि 20 जो अपन कहे कि वयस्क चीते हैं वो विदेश से लाए गए हैं। और लक्ष्य था कि 2032 तक इस 17,000 वर्ग किलोमीटर में 60-70 चीतों की आत्मनिर्भर आबादी तैयार की जाए। हालांकि जो वैज्ञानिक हैं वो इस परियोजना की दिशा पर सवाल उठा रहे हैं। उसमें वन्यजीव विज्ञानी हैं, जो मेटा स्ट्रिंग फाउंडेशन के सीईओ रवि चेलम, उनका कहना है कि परियोजना में चीतों के कैद में प्रजनन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि चीता एक्शन प्लान में इसका उल्लेख भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 748 वर्ग किलोमीटर के कूनो पार्क में अधिकतम लगभग 10 वयस्क चीते ही रह सकते हैं, लेकिन लगातार शावकों के जन्म से संख्या बढ़ती जा रही है। चेलम का कहना है कि भारत में अभी पर्याप्त ऐसे घास के मैदान और आवास नहीं है जहां जंगली बड़े जो कैट फैमिली के जो जानवर हैं वो स्वतंत्र तौर पर रह सकें। और खासकर चीते तो काफी घूमते, काफी उनकी रेंज होती है, तो उनको जो ग्रासलैंड होती है, खासकर जैसे बोत्सवाना है, बोत्सवाना में भी ग्रासलैंड घट रही है, इसलिए वहां पर भी जंगली चीतों की संख्या घट रही है। और वहां से आप इंडिया में चीते लाकर कैद कर रहे हो, उसका भी एक बड़ा वो है। और जो अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के शोधकर्ता नितिन राय, उन्होंने भी इसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि चीतों की जो संख्या है कुनो नेशनल पार्क में अब ज्यादा हो गई है और उनको इंडिपेंडेंस नहीं दी जा रही। जी गुरप्रीत। जी, इससे आगे अगर बढ़े तो बात करते हैं देश में आ रही एलपीजी को लेकर किल्लत की। एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। तकरीबन हर तरफ इस बात को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी उड़ रही हैं, और उसमें सच्चाई क्या है उस पे अगर आप बताएं क्या चल रहा है अभी, क्या एलपीजी प्रोवाइड होगी या उस पे भी किल्लत आनी शुरू होगी है? देखिए, अमेरिकी इजरायली और ईरानी जो जंग है, इससे एलपीजी की कीमत जो किल्लत है वो हो रही है, वो दिख रही है। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि बहुत सारे जो रेस्टोरेंट होटल्स के एसोसिएशन हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास एलपीजी की कमर्शियल सप्लाई नहीं आ रही है। 50% से ज्यादा जो रेस्टोरेंट हैं उन्होंने खाना बंद कर दिया है। आप तो सिर्फ रेस्टोरेंट और इनकी बात कर रहे हो, तलवार तो इस अभी जो शादियां हो रही हैं उनके ऊपर भी लटकी हुई है। आपको पता ही होगा कि ये जो इसको हिंदू रीति रिवाज में लोग सावा बोलते हैं, मतलब उत्सव बोलते हैं। शादियों का सीजन चल रहा है और इसमें तकरीबन ये 10 दिन अगले बहुत ज्यादा शादियां हैं। ऐसे में मतलब ये माना जा रहा है कि 50,000 के आसपास जो शादियां हैं उनके ऊपर, उनके खाने के ऊपर भी संकट छिड़ सकता है। शहरों में तो भट्टी भी नहीं जलाने देते, जैसे गांव में तो मान लिए कि लकड़ियों की भट्टी जला लेते हैं। शहरों में तो गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर ही होता है, और कमर्शियल गैस सिलेंडर आज के टाइम पे नहीं मिल रहा है, और होटल और रेस्टोरेंट लगातार बंद हो रहे हैं। मतलब कैटरिंग के काम पर बहुत बड़ा असर है। इवेंट कैंसिल लगातार हो रहे हैं, और ये कैटरिंग जो एसोसिएशन के लोगों को कह रहे हैं कि 12-15 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पर उनको किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे तो जो अपन कहें कि डोमेस्टिक जो सिलेंडर होते हैं उनसे काम चला रहे हैं बहुत सारे कैटरिंग वाले। और होटल इंडस्ट्री इमरजेंसी सर्विसेज के जो लोग हैं वो अलग अलग सूबों में जाके अपने सीएम वगैरह मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं कि भाई हमारे जो होटल जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा है। इवन अयोध्या में असर दिख रहा है। राम रसोई बनाया गया था, उसमें जो खाना वो है वो बंद कर दिया गया है। 8 साल में पहला मौका है जब अयोध्या में जो राम रसोई चलती थी वो भी उसको बंद किया गया, वो खाने की किल्लत की वजह से ही हुआ है। मतलब इवन डोमेस्टिक जो सिलेंडर है, घरेलू जो सिलेंडर है, उसकी डिलीवरी भी अब 2.5-3 दिन में हो रही है। मतलब वो ऐसे नहीं है कि एक दिन में ही वो डिलीवरी रुक जा रही है। जो घरेलू एलपीजी है, हालांकि उसका सरकार कह रही है कि उन्होंने 25% तक उसका जो उत्पादन है वो बढ़ा दिया है ताकि पैनिक ना फैले। तो सरकार तो कह रही है कि भाई पैनिक मत फैलाइए। जो सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम और एंड नेचुरल गैस की, सुजाता शर्मा, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कही है।
ये भी सरकार ने दावा किया है कि एलएनजी के 2 जहाज रास्ते में हैं, जल्द पहुंचने की उम्मीद है। और ये भी कहा कि अब जो भारत का 70% कच्चा तेल उन रास्तों से आ रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर हैं। यानी कि जो मैं बता रहा था, पहले 50% के आसपास था ये डेटा, 50% जो तेल था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। आजकल वो 70% तक बाहर से आ रहा है, यानी कि 20% जो अपन लोगों ने कच्चे तेल का जो ट्रांसपोर्ट है वो उसके लिए रास्ते बदले हैं, इसलिए वो महंगा भी पड़ रहा है। और अब कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल है, वो तो आपको दिख ही रहा है। और एलएनजी के जो कार्गो हैं, उनके 2 बड़े कार्गो अगर एलएनजी के पहुंचेंगे तो उससे भारत को नो डाउट राहत मिलेगी। लेकिन अभी अगले 7-8 दिन, 10 दिन भारत में लाइनें देखने को मिलेंगी। इवन आज पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बहुत जगह पे जो सिलेंडर हैं, सिलेंडरों की लंबी-लंबी लाइनें दिखी। बहुत लंबी-लंबी लाइनें लोगों की थी। आपको थोड़ी हैरानी होगी कि दिल्ली में जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, उसकी कैंटीन में मेस में भी खाना बनना बंद हो गया है। यानी कि जज और वकील साहब हैं, उनकी चाय और उनके दाने पानी के ऊपर भी असर गया है। तो जी। बहुत बहुत बड़ा असर है। मतलब इवन जो लाइनें हैं उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह से, वो तो बहुत ज्यादा डरावनी लाइनें हैं। मतलब 1-1, 1.5-1.5 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं। और आपको थोड़ा और हैरान करता हूँ मैं आपको, जी। जो ब्लैक अभी ब्लैक शुरू हो गया है। अरे इंडिया में तो ये होता है, किसी भी चीज की कीमत किल्लत आ जाए कि उसी का ही ब्लैक शुरू हो जाता है। तो 2500 रुपए में ब्लैक, 2500 रुपए में लोग एलपीजी का सिलेंडर खरीद रहे हैं ब्लैक में। इतने बुरे हाल हो रखे हैं जी, जी। यही आपदा में अवसर ढूँढने की सबकी कोशिश होती है, तो वही वो कर रहे हैं। ख़ैर, इस पर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई बेचारा ढूँढ रहा है चीज़ और उस ऊपर से उसकी जेब और काटी जा रही है, ये और भी शर्मनाक बात है। ख़ैर, इससे आगे बढ़ें तो बात करते हैं दोबारा से जंग की। तेहरान में हर तरफ गोला बारूद ही नज़र आ रहा है। हॉस्टल के पास एक खबर है कि हॉस्टल के पास बिल्कुल बम गिरा है और 90 लाख से ज़्यादा जो भारतीय वहाँ पर फँसे हुए हैं, उनका क्या हाल है? क्या कोई सरकार ने उनके लिए कोई नई रणनीति तैयार की है? देखिए, मिडिल ईस्ट में 90 लाख भारतीय फंसे हुए हैं। ईरान में और तेहरान में इतने नहीं हैं। मतलब मिडिल ईस्ट में तकरीबन 90 लाख भारतीय फंसे हुए हैं। और ये भी एक बात सच है कि जो ये जंग है, इसने सारे मिडिल ईस्ट को कहीं न कहीं उलझा लिया है। और उसमें बहुत अलग-अलग किस्म की चीज़ें हो रही हैं। ईरान में आपको पता ही होगा कि तेहरान वगैरह में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए भारत से बहुत सारे लोग जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स की ही आप बीतियां हैं कि उनके हॉस्टल्स के पास आके मिसाइलें गिर रही हैं, तेज आवाजें आ रही हैं, तो डर तो रही हैं। बहुत सारी आप रिपोर्टिंग देख भी रहे हैं कि बंकर्स जो बने होते हैं नीचे, हमलों हवाई हमलों से सुरक्षित करने वाले, वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 12,000 के आसपास जो इंडियन सिटीजन हैं जो अब ईरान में है, उन्होंने वापस लौटने की अर्जी लगाई है। काफी बड़ा नंबर है। जंग के बीच में आपको थोड़ा पैनिक इधर भी दिखेगा। 70,000 के आसपास भारतीय वापस भी आए हैं। और उसमें यूएई हो गया या फिर और भी कई खाड़ी के जो मुल्क हैं, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, इजराइल, लेबनान, यहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं। और लगभग वापस आ रहे हैं। सऊदी अरब, ओमान और बहरीन से सबसे ज्यादा वापस लौटे हैं। 33,000 के आसपास इंडियन वापस आए। कुवैत से 25,000 इंडियन वापस लौटे हैं। और ईरान में अभी भी, मतलब तेहरान शहर की बात कर रहे हैं तो 2,000 के आसपास अभी भी स्टूडेंट वहां पर, इंडियन स्टूडेंट फंसा हुआ है। ज्यादा टफ तो ईरान में जो फंसे हुए हैं उनका है। बाकी जो खाड़ी के मुल्कों में जो लोग हैं, चाहे वर्कर्स हैं, चाहे ट्रेवलर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। बड़ी आबादी होती है, 90 लाख जो इंडियंस हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। और काफी आने वाले दिनों में चुनौती होगी अगर मिडिल ईस्ट में ये जंग फैलती है, तो जो पैनिक है वो इंडियन सिटीजन्स का वहां पे और ज्यादा देखने को मिलेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो उधर आसाराम ने रामलला के वीआईपी दर्शन किए हैं। 3 गाड़ियों में अयोध्या आए थे वो। ख़ैर ऐसे भी लोग हैं और वीआईपी भी हैं, अपराधी भी हैं। थोड़ा आपको मतलब
हैरानी इस बात की होनी चाहिए कि जिस आदमी को वीवीआईपी गेट से अंदर लेकर जाया गया राम मंदिर में, उसके ऊपर जो दोष सिद्ध हुए हैं, सजा काट रहे हैं, वो नाबालिग बच्ची के रेप के केस है। उनके ऊपर कोर्ट में ये साबित हुआ है कि उन्होंने नाबालिग बच्ची का रेप किया है। एक नाबालिग के रेप केस में वो सजा काट रहे हैं। और उनको जो जमानत मिली हुई है वो इस किस्म के काम के लिए नहीं मिली हुई है। वो जमानत उनको उनका इलाज करवाने के लिए हेल्थ बेसिस के ऊपर वो जेल से बाहर आए हुए हैं। 2023 के बाद लगातार वो जेल से बाहर आते जा रहे हैं। 1 महीना अंदर रहते हैं, 2-3 महीने बाहर रहते हैं। अभी तो 6 महीने के लिए बाहर आए हुए हैं इलाज के नाम पर। तो ये मामला है। और उन्होंने कहा कि जो ऐसे आशाराम ने कहा है, वहां पर मीडिया वालों ने पूछा कि भाई ऐसी जगहों पे जाने से, तीर्थ स्थानों पर जाने से पाप है वो धुल जाते हैं। एक नाबालिग बच्ची का रेप करते हुए कितना बड़ा पाप है, क्या वो ऐसे तीर्थ स्थानों पे जाने से धुल जाएगा? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं धुल सकता। उसके लिए उसको सजा काटनी पड़ेगी। लेकिन जो मौके की हुकूमत है वो उनके ऊपर कहें कि उनके लिए दिल खोले बैठी है। और उनको मतलब जो राम मंदिर में जो वीवीआईपी गेट है उसमें प्रधानमंत्री और सिर्फ मुख्यमंत्रियों की एंट्री होती है उस गेट से आसाराम की एंट्री करवाई गई है। तो आप मान के चलो कि उसको कितना ज्यादा बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो बहुत जी। मतलब ये और वैसे मैं आपको बताऊं, वो गुजरात से आते हैं। नरेंद्र मोदी उनके आश्रम में जाते थे, आशीर्वाद लेते थे। तो नरेंद्र मोदी शायद अपना क्या कहें कि पुराना कर्ज उतार रहे हैं, क्योंकि आसाराम का गुजरात में ठीक ठाक प्रभाव था। तो बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकारें वो वहां पे बनवाते रहे हैं, अपने श्रद्धालुओं से वोटें डलवाते रहे हैं। शायद उसका कर्ज वहां पर उतार रहे हो आसाराम। तो जिसके ऊपर जो शर्म का विषय है उसको तो वीआईपी दर्शन करवाए जा रहे हैं। तो अपने आप में काफी मतलब खराब लगा मुझे तो खबर जब मुझे पड़ी कि 2023 के बाद लगातार हम इस खबर के हम कई बार इसके बारे में बात करते हैं कि हर महीने 2 महीने बाद ही ऐसे ऐसे जो रेपिस्ट बाबा हैं इनको जमानत पैरोल दे दी जाती है। 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने बाहर घूमते रहते हैं। खैर, वो जो लाइन है, आए परोल ते साध पखंडी, तो वही है, ये साध पखंडी सजावा कट के भी सिंह बंदी। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जेलों में, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं फिर भी वो जेलों में बैठे हैं। और ऐसे जो जिनकी सजाएं चल रही हैं और जिन्होंने नाबालिग बच्चियों के रेप जैसे घिनौने काम किए हुए हैं, वो वीआईपी दर्शन करते हुए घूम रहे हैं। ये इंडिया की डार्क रियलिटी है। बिल्कुल डार्क रियलिटी है, जिसका राज होता है वही ऐसी चीजें करता है, अपने हिसाब से चलाता है। खैर आगे चले तो मोहाली में एक ब्लैक ऑडी ने विदेशी युविका को उड़ा दिया। हाँ, वो तुर्की की रहने वाली थी। जी। और माउलूदा उनका नाम था। और वो सड़क के किनारे खड़ी थी। तेज रफ्तार में गाड़ी आई और ओडी काफी तेज रफ्तार में थी और उसने टक्कर मारी। तो तकरीबन 14-15 फीट ऊपर हवा में वो युवती उछली और तुरंत वो गिरते ही उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगा और ज्यादा खून बहने के कारण उसकी डेथ हो गई है। इंडिया में ये जो रात को शहजादे निकलते हैं अपनी बीएमडब्ल्यू, ओडीज और फरारी लेके, वो कितनों की जान ले लेती हैं। मतलब हम भी कई बार देखते हैं कि महीने में ऐसी ऐसी खबरें, हर हफ्ते, आजकल तो हर हफ्ते ऐसी खबरें आने लगी कि ओडी से किसी ने, बीएमडब्ल्यू से किसी ने, लैंड क्रूजर से गरीब किसी सड़क किनारे जो कहें कि जो पेडेस्ट्रियन होते हैं उनको उड़ा दिया, किसी बच्चे को उड़ा दिया, मजदूरों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। ऐसी बहुत बुरी बुरी खबरें आती हैं। और ये मोहाली में हुआ है। काफी इसको लेकर सोशल मीडिया पे इसकी जो क्लिप्स हैं वो वायरल हो रही हैं और लोग ऐसे शहजादों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठा रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि बहुत जल्द इन हाथ के हाथ ही इन शहजादों को जमानत दे दी जाती है, जो ऐसे पैदल चलने वाले लोगों को ऐसे एकदम मार देते हैं उड़ा के। जी, बिल्कुल। आगे बढ़े तो आज पंजाब की विधानसभा का हाल देखने वाला था, कैसे वहाँ पर आम लोगों के टैक्स से दिए गए करोड़ों रुपयों की ये धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कोई भी प्रोपेगेंडा छेड़ लिया जाता है और उसके बाद उसकी ऐसे
खाल उधेड़ी जाती है कि देखते ही शर्म आती है। आज विधानसभा में सुखपाल खैरा आए, उन पर कल इल्ज़ाम लगे थे, एक वीडियो जो उन्होंने शेयर की थी उसके टाइटल को लेकर उनकी ये बयान उनका बताया जा रहा था। कल उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, तो आज जब खैरा वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है। मैं चाहूँगा आप उस पर अगर बताएँ क्या-क्या हुआ वहाँ पर? देखिए, यही है कि जो सुखपाल खैरा हैं, वो उनमें एक थोड़ा फ्यूडल टच तो है। फ्यूडल टच इन द सेंस कि उन्होंने जो कल हज़ार-हज़ार रुपए महिलाओं को देने की जो स्कीम थी, उसके खिलाफ उन्होंने जो सोशल मीडिया पे लिखा था। तो उसपे हालाँकि कल निंदा प्रस्ताव भी आया। आपको किसी पॉलिसी का, किसी बात का आपको क्या कहें कि क्रिटिसिज़्म करना होता है, लेकिन उसमें तरीका होता है। अब आप कह रहे हैं कि हज़ार-हज़ार रुपए लेकर जो महिलाएँ गिद्दा डालेंगी, वो कहाँ से सूर में जाम लेंगी। तो मतलब इनके पिताजी एमएलए थे, तो उन्होंने जो एमएलए पने की पेंशन ली होगी, ठीक है? उससे तो भई सुखपाल खैरा अपने आप को तो जो सूरमा समझते हो, तो सूरमा पैदा हो गया। यानी कि जो स्टेट इंसेंटिव है, अगर वो गरीब को मिल रहा है या फिर आम आदमी को मिल रहा है, तो उसमें रूलिंग क्लास किस किस्म से उनको पोर्ट्रे करती है। जैसे कई बार हमारी किसानों को मिलने वाली जो सब्सिडीज होती हैं फर्टिलाइजर्स के ऊपर, उनके खिलाफ जो आर्गुमेंट आता है, या फिर मजदूरों को जो राशन मिलता है, फूड सब्सिडीज होती है, उसको लेकर जो जिस किस्म के भद्दे कमेंट होते हैं वो। देखिए, महिलाओं की स्थिति आपको हमको पता है, ठीक है? ये भी हमें पता है कि जो ये कैश अवार्ड महिलाओं को देने शुरू हुए हैं, वो कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी भी दे रही है, नीतीश कुमार भी दे रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी वाले भी दे रहे हैं। इसका सीधा-सीधा मामला यही है कि इलेक्शन ईयर में आके ये पैसे देते हैं पार्टियों वाले, ताकि इनको महिलाएँ वोट डाल सकें। ये बिल्कुल मतलब क्रिटिसिज़्म थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मर्यादित भाषा में होना चाहिए था। वैसे आज फिर शायद वो शायद मनदीप जी, अगर आप बताएं कि वैसे बिहार में शायद इलेक्शंस में ऐलान भी किया था कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को पैसे देने का। 2,500 देने का ऐलान किया था जी और बिल्कुल। हरियाणा में भी किया था। तो वो मतलब दे भी रही है कांग्रेस, तेलंगाना में, कर्नाटका में। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है। इस हमाम में सब नंगे हैं। तो इन इसमें सभी एक जैसे ही हैं। आप सोचोगे, और इसमें देखो कई बार हमारी बात होती है कि जो ये डायरेक्ट कैश बेनिफिट देने की जो बात है, वो कहाँ से निकल रही है? वो वहीं से निकल रही है कि पिछले लंबे समय से 2000 मैं कई बार आपको बताता हूँ कि 2011-12 के बाद से ही इंडिया में जो वर्किंग क्लास है, उनकी मज़दूरी दिहाड़ियाँ नहीं बढ़ी हैं, लेकिन उनके एक्सपेंडिचर बढ़े हैं। इस चक्कर में जो डायरेक्ट कैश जो बेनिफिट देने की कोशिशें हैं, वो ज़्यादा सरकारें कर रही हैं, ताकि जो जुलूस है, इकोनॉमिक लेवल पे जो जुलूस है, वो ज़्यादा निकला हुआ दिखाई ना दे। थोड़ा उसकी भरपाई हो सके। कोई सरकारें ऐसे भलमनसत में कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं निकालता, अपनी बेइज़्ज़ती से डर डर के ये पैसे निकाले जाते हैं, तो वो एक मामला है। आज तो ख़ैर जो सुखपाल खैरा के बैठने का जो तरीका था, वो भी खराब था, और जो अ, चीमा, जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं हरपाल चीमा, उन्होंने भी जो बात बोली, वो भी बहुत बहुत घटिया किस्म की थी। दोनों की लैंग्वेजेज़ को देख के लग रहा था कि ये कोई मुर्गे लड़ाने की जगह लग रही थी। वो पार्लियामेंट हाउस, वो विधानसभा नहीं लग रही थी। ठीक है। बहुत बहुत लो लेवल की लैंग्वेज आज पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने बरती है। आपने हरपाल चीमा की वो वीडियो देखी होगी, ऐसा लग रहा था कि मतलब इस इतने बुरी तरीके से तो मुझे लगता है कि कोई असल में जो गाँव में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उनमें भी ऐसे कोई नहीं बोलता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए तो मैंने बोला कि कैसे आम लोगों की मेहनत का जो पैसा है, टैक्स में एक-एक रुपया गया हुआ है, उनको इतनी ज़्यादा नॉन सीरियसनेस के साथ तबाह किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। वैसे ही आप इतने कम दिन रखते हो बजट पे बात करने के लिए, और ऊपर से बजट पे बात करने की जगह आपको इस बात की ज़्यादा चिंता है जो आज वहाँ पर हुआ है। ऐसी-ऐसी बातें करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है। और अगली खबर पर बढ़ें, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का हालात तो हम सारे जानते ही हैं। आज पंजाबी सिंगर की गाड़ी के पीछे
फायरिंग हुई है, पीछा किया गया और फिर फायरिंग की गई, कौन सा ये सिंगर था? ये राणा सोहता एक सिंगर बताए जा रहे हैं, ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन इनके कई गाने हैं। और नवाबशहर के आसपास इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई। इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट भी डाली है। और हालांकि जो एक पोस्ट जिन्होंने फायरिंग करवाई है उनकी तरफ से भी ये कहा है कि ये गाड़ी तेज भगा के ले गया, इसलिए इसकी जान बच गई। उन्होंने भी खुद बताया कि उन्होंने 140 के आसपास गाड़ी भगाई, तब जाके उनकी जान बची है। तो खैर ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि जो भी 2 पैसे कमा रहा है, उसी को ही जो मंथली माँगने वाले या फिर कह लें कि ये ईज़ी मनी माँगने वाले तंग करने लगते हैं। तो खैर रंगदारी के लिए उनके उनके पीछे गाड़ी लगाई गई थी। रंगदारी का मामला बताया जा रहा है। जी, खैर इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।